सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। मैं मिथिलेश कुमार क्लास 12th का राजनीतिक विज्ञान मॉडल पेपर 1 लेकर आया हूं और ये आप सभी को 30 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट में कि पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन, ख्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचेव या ब्रेजनेव? तो इसका सही आंसर होगा आपका मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है राष्ट्रपति कब बने थे? 15 मार्च 1990 को। कब बने थे? 15 मार्च 1990 को। लेकिन उन्होंने 91 में क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, ये चलते हैं कि सोवियत संघ अगर बात आ गया है तो सोवियत संघ कैसे बना? रूस की पहले क्रांति हुई। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति 1917 में हुआ। रूस की क्रांति कब हुआ? 1917 में, जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति व्लादिमीर लेनिन कौन किया था? व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जो है रूस की क्रांतिकारी हुई थी, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का रूप देने में लेनिन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। रूस सन 1922 में कब बना ये सोवियत संघ? तो 1922 में बना, ये याद रखना है। रूस से सोवियत संघ कब बना? 1922 में। और रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति कब बने? 15 मार्च 1990 को, और इस्तीफा दे दिए 91 को। ये याद रखना है। सोवियत संघ में 15 राष्ट्र शामिल थे। कितने? 15। और पूर्वी यूरोप के लमसम 8 देश शामिल था। पूर्वी यूरोप के कितने देश? 8 देश। तो इतना याद रखना आप सबको। क्वेश्चन नंबर 2 में है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो हम लोग को ये देखना है कि 1945 से 1991 के बीच शीत युद्ध का दौर चला, और शीत युद्ध का दौर में विशेष रूप से 2 महाशक्तियों के बीच रहा। एक तो सोवियत संघ और एक था USA यानी अमेरिका। ये दोनों के बीच किस चीज़ की युद्ध थी? तो विचारधाराओं की युद्ध थी। कौन सी विचारधारा? तो सोवियत संघ समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचारक था और अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचारक था। दोनों की विचारधारा में ये लड़ाई थी, अप्रोचिंग फाइटिंग थी। चलिए ये जानते हैं, जब अमेरिका जो है अपने विचार पर हार जाते हैं तो अमेरिका अकेले जो है क्या है? महाशक्ति बन करके उभरता है। ये याद रखना। अच्छा, अमेरिका की खोज किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया 12 अक्टूबर 1492 को। कब? 12 अक्टूबर 1492। ये याद रखना है। अमेरिका की खोज किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। कब? 12 अक्टूबर 1492 को। साथ ही क्यूबा का भी खोज किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में जो है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्यूबा, उसकी भी खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया। अमेरिका सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया था, ये सभी आप सभी को मैंने बताया। और समाजवादी कौन अपनाया था? सोवियत संघ। अच्छा, पूंजीवादी का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और समाजवादी का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। वर्तमान में कौन से आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आसियान जो बना कब बना? तो 8 अगस्त 1967 को बना। ये पूछता है बच्चों
कि आसियान की स्थापना कब हुआ, तो 8 अगस्त 1967 को हुआ। ठीक है, इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। आसियान एक संस्था है, इस संस्था का जो स्थापना हुआ है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसकी जो जब स्थापना हुआ था उस वक्त 5 या 6 राष्ट्र था। ठीक है, उनमें से अब ये देखना है कि आसियान के कौन सदस्य नहीं है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अल्जीरिया या फिर मलेशिया। तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया जो है ये एशिया का देश है, और अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका का है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। बाकी ये जो है दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत आता है, ये मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। तो ये कहीं ना कहीं अल्जीरिया जो है आपका आसियान के अंतर्गत नहीं आएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। तो आपको याद होना चाहिए 1954, 1962, 1988, 2006, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है ना गलत दिया हुआ है। यहाँ पर ये होना चाहिए 2014। अगर भारत चीन मित्रता की बात है तो 2014 में जो है भारत चीन मैत्री वर्ष के रूप में मनाया था। और भारत चीन के बीच एक और समझौता हुआ था जिसका नाम था पंचशील समझौता। ये तो 12th में पूछता है। पंचशील समझौता कब हुई थी, तो 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत क्षेत्र को लेकर के जो है पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच किया गया था। तो यहाँ फिलहाल भारत चीन मित्रता की बात है तो 2014 होगा। पांचवा में आते हैं, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच निर्धारित किया जाता है। तो भारत जो है, भारत के जो इधर पश्चिमी पाकिस्तान है, इधर पूर्वी पाकिस्तान है, तो दोनों पाकिस्तान में रेड क्लिफ रेखा बनाया गया है। कौन रेखा, तो रेड क्लिफ। तो यहाँ ऑप्शन में आपका डूरंड रेखा है जो कि अफगानिस्तान के साथ बनाया गया था। मैकमोहन रेखा जो कि चीन के साथ जो है खींची गई है। उसके बाद जो है आ जाइए रेड क्लिफ, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है रेड क्लिफ कब खींचा गया था, तो ये भी याद रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 17 अगस्त, कब, 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था बच्चों। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच कब खींचा गया, 17 अगस्त 1947 को खींचा गया। अच्छा, डूरंड रेखा, चलिए डूरंड रेखा के बारे में भी कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो डूरंड रेखा जो है आपका कब खींचा गया था, 12 नवंबर 1893 को, 12 नवंबर 1893 को खींचा गया। ठीक है, अफगानिस्तान के बीच जो खींचा गया रेखा, डूरंड रेखा को ब्रिटिश भारत सरकार की सचिव मोर्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच समझौता हुआ था। मैकमोहन रेखा कब खींची गई, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो मैकमोहन रेखा जो है 3 जुलाई, कितना, 3 जुलाई 1914 को खींचा गया। ये आपको याद रखना है, सबका डेट हो गया। डूरंड रेखा 12 नवंबर 1893, मैकमोहन 3 जुलाई 1914, और जो है रेड क्लिफ कब खींचा गया, 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब किन किन के बीच खींचा गया ये भी मैंने बता दिया। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ। ऑप्शन है आप सभी के बीच, भारत व नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ख, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कब किया गया था, तो 2 जुलाई, कब, 2 जुलाई 1972, कब, 1972 को जो है ये शिमला समझौता किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1971 के युद्ध के बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था। क्यों, तो बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान को
पश्चिमी पाकिस्तान जो है अपना दमखम दिखा रहा था भाषा को लेकर के, उसके लेकर जो है भारत जो है बांग्लादेश को बचाने के लिए युद्ध किया था या सेफ करने के लिए किया था, ताकि दोनों देश के बीच संघर्ष का हल किया जा सके। और इस तरह भारत की जीत होती है और पाकिस्तान हार जाता है और बांग्लादेश 1971 में क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जो भाषा को लेकर युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। बोलता है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? आर्थिक विकास, लोगों का स्वास्थ्य, आतंकवाद या मानवाधिकार? तो एम्नेस्टी जो है वो है मानवाधिकार को लेकर के बनाया गया था। चलिए अब आते हैं कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। तो ये याद रखना है कि ये जो स्थापना हुई है 28 मई 1961 को किया गया। कब किया गया? 28 मई 1961 को जो है एम्नेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो लंदन में। कहाँ पर की गई थी? लंदन में, ये याद रखना है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 के लंदन में हुई थी। अच्छा, ये तो मानवाधिकार की बात करता है, तो मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है? तो मानवाधिकार का मतलब है हर इंसान के पास मौजूद कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जो किसी भी तरह के भेदभाव के बिना सभी के सम्मान हो, इज्जत हो। ठीक है, तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार को बनाया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये सबको याद रखना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क। अच्छा, यूएनओ की बात करते हैं। यूएनओ की मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। यूएनओ का संविधान को क्या कहा जाता है बच्चों? तो चार्टर कहा जाता है। ये याद रखना आप सभी को। यूएनओ का सदस्य अभी कितने हैं ये पूछ देता है। यूएनओ के सदस्य देश कितने हैं? तो 193 है। कितना है? 193 आपको याद रखना है। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अच्छा, यूएनओ का अध्यक्ष अभी वर्तमान जो है एंटोनियो गुटेरस है। ये भी पूछ देता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान या तत्कालीन अध्यक्ष कौन है? तो है एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ का कार्य क्या था? बोले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण से जुड़ी जितनी भी समस्या है उसका निपटारा के लिए बनाया गया था। अच्छा, यूएनओ जो है दूसरा विश्व युद्ध में तबाह और बर्बाद हुए देशों को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए और शांति मुहैया कराने के लिए भी बनाया गया। अच्छा, यूएनओ के 6 अंग है, ये याद रखना आप सभी को। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप और सचिवालय, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी बनाया गया था। इस तरह 6 अंग है। उनमें महासभा के द्वारा जो है जितने भी निर्वाचित किया जाता है, और उसमें मुख्य है सुरक्षा परिषद, और इसके अंतर्गत जो है 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी होता है। और 5 जो अस्थायी होता है बच्चों, वो जो होता है उनको बिट्टो का पावर प्राप्त होता है। चलिए आते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन में। वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है? तो बोल रहा है सामूहिक सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा, मानव सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों, वो सामूहिक सुरक्षा है। ताप वृद्धि कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है ना, या ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे पूरा समूचे विश्व जो है प्रभावित होता है, तो यहाँ सामूहिक सुरक्षा होगा। चलिए आते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन में। बोलता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके बीच ऑप्शन जो है 10 दिसंबर है, 1 मई को है, 26 जनवरी को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर हो जाएगा। अच्छा, 10 दिसंबर क्योंकि 10 दिसंबर 1948 जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। अभी हमने पीछे बताया कि मानवाधिकार क्या है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तिवारी कमेटी, सिंघवी कमेटी, संथानम कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसका आंसर सही होगा तिवारी कमेटी। अच्छा, तिवारी कमेटी जो है, तिवारी कमेटी भारत सरकार ने पर्यावरण कानून और प्रशासन में सुधार के लिए तिवारी समिति का गठन 1990 में किया गया था। अच्छा, ये भी पूछ सकता है तिवारी कमेटी का जो गठन हुई थी कब हुई थी? तो 1990 में की गई थी, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। बड़ा पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जेनेवा में, वियना में, मॉन्ट्रियल में या क्वेटो में? तो आंसर क्या होगा आपका? क्वेटो में। ये कहाँ है? तो जापान में है। कहाँ पर है? जापान में है। क्वेटो जापान के होन्शु द्वीप के कंसाई में स्थित है। क्वेटो जापान का प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसे जापान की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है। क्वेटो जो है जापान की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो यहाँ पर नई आर्थिक नीति जो है 24 जुलाई जो है 1991 को लाया गया था। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है भारत में 24 जुलाई 1991 को लाया गया था। तो कौन लाया था? मनमोहन सिंह। यहाँ बोल रहा है प्रधानमंत्री की बात, तो जब प्रधानमंत्री की बात करता है तो नरसिम्हा राव होगा, जिसको भारतीय अर्थशास्त्र का जनक के रूप में भी जाना जाता है, नरसिम्हा राव। हालांकि मनमोहन सिंह भी तत्कालीन वित्त मंत्री उस वक्त थे और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी उनका भी बहुत बड़ा रोल था, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री जिक्र कर दिया है तो हम लोग प्रधानमंत्री को ही इंडिकेट करेंगे। हालांकि न्यू इकोनॉमिक्स के तहत जो है एलपीजी लाया गया था। क्या लाया गया था? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिससे आज जब जो है भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और रोजगार के अवसर जो हैं उपलब्ध हुआ है और देश काफ़ी तेजी से प्रगति कर रही है। इसलिए भारतीय अर्थशास्त्र का जो है जनक नरसिम्हा राव को माना जाता है। चलिए आते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन नंबर में। बोल रहा है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? समाजवाद, साम्यवाद या अराजकतावाद या उदारवाद? तो अभी हम लोग तुरंत यहाँ पढ़ के आ रहे हैं कि 24 जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी, जिसमें से ग्लोबलाइजेशन भी था तो और लिबरलाइजेशन भी था, उदारवाद। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका जो हो जाएगा घ हो जाएगा, उदारवाद हो जाएगा। 15 क्वेश्चन में आते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन की जो स्थापना की बात है तो यह जो है 29 दिसंबर 1953 को जो है हुआ था। कब हुआ था? 29 दिसंबर, और यहाँ तो लिखा हुआ है 1953। ठीक है, कब? यहाँ पर जो है 29 दिसंबर 1953 को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग। क्या हो जाएगा? ग। कब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? 29 दिसंबर 1953। लेकिन हालांकि यहाँ डेट नहीं दिया हुआ है तो आपको 1953, लेकिन हालांकि पूरा डेट भी याद रखने से कोई दिक्कत नहीं है। ये जानना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वजह से हुई थी 29 दिसंबर 1953 को। तो ये हम लोग जानेंगे कि इसके अंतर्गत ही जो है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की गठन की गई थी। और इसका मामला क्या था? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को जो है गठन किया गया। कहानी यूँ था कि तेलुगु बोलने वाले लोग जो है 21 जिले में जो है मद्रास में पाए जाते थे और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रश्न वास्तव में क्षेत्रीय जनता की अस्मिता का सवाल होता है, उनकी भावनाओं की बात होती है। अतः स्वतंत्रता के बाद जो है क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन की मुद्दा उठ खड़ा हुआ और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं बहुत जो है अनशन में बैठ गए थे
वो कौन थे जानते हैं? पोट्टी श्री रामुलु ने 55 दिन के आमरण अनशन के बाद जो उनकी मृत्यु हो जाती है, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है यह ठान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर, या फिर कह सकते हैं तेलुगु भाषा के आधार पर जो है उनको एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है राज्य की गठन? तो 1 अक्टूबर 1953 को ही जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जो है इसको जो है एक नया राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। किसको? आंध्र प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड आपको है, बोला है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है? तो अभी मैंने बताया था तेलुगु। क्या? तेलुगु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ग। लेकिन तमिल कहाँ बोला जाता है? तमिलनाडु में। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक में। अच्छा, तेलुगु तो आप जान ही कि आंध्र प्रदेश में। मलयालम कहाँ? तो केरल में बोली जाती है। अच्छा, आप ये जानते हैं कि जब आंध्र प्रदेश का अलग कब हुआ था? यानी तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जो अलग हुआ था 1 अक्टूबर 1953। कितना? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? 17 क्वेश्चन में बोलता है कामराज योजना किस वर्ष जो है प्रस्ताव में लाया गया था? ऑप्शन है आपका क 1965, 1960, 1963, 1961। तो आपका आंसर होगा ग। क्या होगा आपका आंसर? ग होगा, 1963 होगा। ठीक है, लेकिन ये जानना है कि कामराज योजना किस वजह से बना था। तो बोला कि कामराज योजना जो है शिक्षा के क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले किए। मसलन उन्होंने यह व्यवस्था की कि कोई भी गांव या कोई भी ऐसा प्रांत ना रह जाए जिसमें प्राथमिक स्कूल ना हो। तो ये कामराज योजना का जो है योजना था, लक्ष्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 18 में। 18 में क्या है कि बोलता है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो आपको पता होना चाहिए कि उस आज़ादी के बाद जो है एक ही पार्टी थी। कौन? कांग्रेस। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका एक दलीय, एकल, यानी सिर्फ कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का, किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो है ज़्यादा जो है दबदबा था। अच्छा, हमें ये याद रखना होगा कि कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 28 दिसंबर कब? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कौन बनाया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा जो है, ये ब्रिटिश अधिकारी थे और सैनिक से रिटायर हुए थे, है ना। तो ये अधिकारी के रूप में भारत भेजा गया था ब्रिटिश के द्वारा, और उन्होंने 28 दिसंबर 1885 को भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी बनाया गया जिसका नाम था कांग्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पंचवर्षीय योजना जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई जाती थी, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। और ये 15 मार्च का 15 मार्च 1950 को दिल्ली में स्थापित की गई थी। और साथ ही इसका एक और सहयोगी संस्था था जिसका नाम है एनडीसी। क्या नाम है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये 6 अगस्त 1952 को स्थापित की गई थी। ये प्लानिंग कमीशन क्या होता था कि ये जो है योजना बनाता था, और एनडीसी जो है वो क्या करता था? इसकी निरीक्षण करता था। अब आते हैं कि गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई, तो किसमें दी गई? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 5वीं में दिया गया। उस समय कौन प्रधानमंत्री थी? तो इंदिरा गांधी थी। अच्छा, हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो योजना जो बना वो 6ठी पंचवर्षीय योजना कब बना? तो 1 अप्रैल 1980 से 85। ये जो है
80 से 85 के बीच जो है बनाया गया था। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई? तो 1951 से लेकर के 56 के बीच। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 61 से 66, 1961 से 66 के बीच जो है बच्चों तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। और पांचवी जो है 74 और 78 के बीच, ये जो है 74 और 78 के बीच बनाई गई थी, जिसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था। अच्छा, योजना आयोग जो है जो बनाता है उसका निरीक्षण कौन करता है बच्चों? तो एनडीसी करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो सबसे पहले तो हरित क्रांति शब्द का उच्चारण किसने किया? विलियम गॉड ने किया था। और जो विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत के हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के लिए मुख्य फसल कौन था? गेहूं, धान। ठीक है, ये सारी चीज तो याद रखना। लेकिन क्या है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? देखिए, इसका दुष्प्रभाव जो हुआ वह क्या हुआ कि अनाज जो उत्पादन होने लगा, जिसके पास भूमि था बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और जो है गरीब गरीब ही रह गया। तो ये असमानता फैला दी। हरित क्रांति जो है लोगों के बीच क्या फैला दी? गरीबी और अमीरी का भावना पैदा कर दिया। तो ये है दुष्प्रभाव। हालांकि यहाँ ऑप्शन आपका है वाणिज्य वस्तुओं का अधिक उत्पादन, कृषि का मशीनीकरण, कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग या सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। तो समाज में गरीबी अमीरी के तनाव को ला दिया था कौन? हरित क्रांति। अच्छा, हरित क्रांति का जो केंद्र था भारत में, उत्तर प्रदेश के श्यामली एक जगह है, वहाँ हरित क्रांति का केंद्र था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 में। एक बोलता है कि 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ? तो इतना याद रखिए, दो ही देश के साथ ज़्यादा युद्ध होता है, चीन या पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर रही है 1962 का। तो 1962 में जो युद्ध हुई थी वो युद्ध हुआ था चीन के साथ। किसके साथ युद्ध हुआ था? चीन के साथ। अच्छा, भारत और चीन के बीच जो है एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता। और उस पंचशील समझौता में ये भी कहा गया था कि जो है एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर दोनों हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जब चीन जो है तिब्बत पर हमला किया था और तिब्बत के जो प्रधानमंत्री जो थे और दलाई लामा, वो भारत भाग करके आ गए थे, भारत में शरण ले लिए थे। तो इसी की वजह से चीन ने बोला कि आप मेरे जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ले रहे हैं, उनको जो है संरक्षण दे रहे हैं। तो इसकी वजह से चीन और भारत के बीच जो है 1962 में युद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था और कहाँ किया था? तो यहाँ पर है पोखरण, बीकानेर, मिर्जापुर या त्रिवेंद्रम में। तो आपका आंसर सही क्या होगा? पोखरण होगा। क्या होगा? पोखरण। चलिए आते हैं, जानते हैं कि पोखरण, चलिए ये जानते हैं कि पोखरण कहाँ है। तो पोखरण जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ता है। और पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुई थी वो 18 मई 1974 में हुई थी। ये याद रखना है कब हुआ था परीक्षण? तो 18 मई 1974 में हुआ था। कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर जिले में, जिसका नाम है पोखरण। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है क में मोरारजी देसाई, ख में है देवगौड़ा, ग में है चौधरी चरण सिंह और घ में अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों क, मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी की बात की जा रही, कांग्रेसी रहता तो इधर चौधरी चरण सिंह को भी ले लेते, है ना। लेकिन यहाँ गैर कांग्रेसी, वो भी प्रथम, नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी भी गैर कांग्रेसी हैं, ये तो बीजेपी का है। लेकिन यहाँ पर प्रथम बोला जा रहा है, तो इसमें मोरारजी देसाई हो जाएगा। और जो है इन मोरारजी देसाई को जो बनाया गया था सर्वसम्मति से, वो 24 मार्च 1977 में जो है बच्चों इनको जो है प्रधानमंत्री संसद में सर्वसम्मति से इनको जो है निर्वाचित की गई थी।
कौन? मोरारजी देसाई को। चलिए आते हैं। और अच्छा, ये मोरारजी देसाई जो है वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये जो है जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता थे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि 1989 में लोकसभा निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, मोरारजी देसाई थे, या चौधरी चरण सिंह थे, या बीपी सिंह थे? कौन थे? तो राजीव गांधी थे। ये याद रखना आप सभी को कि 1989 में जब लोकसभा हो रही थी उस वक्त जो है राजीव गांधी थे। लेकिन ये भी याद रखना है कि ये जो 1989 में कैमी जो है लोकसभा चुनाव हो रही थी, तो ये 9वीं लोकसभा का चुनाव हो रही थी। कितना? 9वीं जो है लोकसभा 1989 में कैमी, तो 9वीं जो है लोकसभा निर्वाचन हो रहा था। और ये 22 नवंबर से 26 नवंबर तक चला था। ये भी याद रखना आपको, 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच जो है ये जो है निर्वाचन की प्रक्रिया चली थी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि 25वां क्वेश्चन में क्या है, बोले आपातकाल। देखिए आपातकाल इंदिरा गांधी के समय आया था, ये भी याद रखना। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हालांकि ऑप्शन पहले देख लीजिए। आप बोल रहा है कि 46वां संशोधन, 44वां, 45वां या फिर 42वां। तो ये आपको याद रखना है कि 42वां संशोधन जो है आपातकालीन के दौरान जो है हुआ था। कब? तो 1976 में। सन जो है कब? तो 1976 में जो है 42वां संशोधन के द्वारा जो है आपातकाल लाया गया था। अच्छा, ये आप सबको याद रखना है कि अभी तक जो है वर्तमान में 106 संशोधन हो चुका है। हमारे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल हैं उसका अमेंडमेंट जो है 106 हो चुका है। लेकिन 42वां संशोधन कब हुई थी? 1976 में। ये याद रखना है। संशोधन विधि कहाँ से लाया गया? अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो संशोधन होती है, अमेंडमेंट होता है, ये जो विधि कहाँ से लाई गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से लाई गई है। ठीक है ना। भारतीय संविधान में संशोधन संविधान भाग 20 और अनुच्छेद 368 के बीच जो है कह सकते हैं संशोधन को रखा गया है। संशोधन विधि जो है भारतीय आर्टिकल के कौन से? तो बोल रहा है भाग 20। कहाँ? भाग 20। और आर्टिकल जो है आर्टिकल 368 के बीच, 368 के तहत जो है संशोधन विधि को रखा गया है भारतीय संविधान में। भाग 20 और आर्टिकल 368, ये याद रखना है। और संशोधन विधि कहाँ से लाई गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से लाई गई है। लेकिन यहाँ आपातकाल की बात कर दिया है तो 42वां होगा। क्या होगा? 42वां। कब? 1976 में। जय जवान किसान, 26वां क्वेश्चन में देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, या मोरारजी देसाई ने? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ख। क्या होगा? ख। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। अच्छा, जय जवान जय किसान का जो नारा है बच्चों, कब दिया गया? तो 1965 में दिया गया। ये याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जो है जय जवान जय किसान का नारा जो है 1965 में दिया गया। अच्छा, इसका क्यों दिया गया? मतलब किसानों को एक प्रकार से कहिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा था। तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद देश में आर्थिक रूप से एक कमजोर हो गया था, है ना। युद्ध में जानते हैं ना कि देश में काफ़ी खर्चा होता है, तो जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दूसरी चीज़ है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी अमेरिका जो है भारत को युद्ध रोकने की जो है सलाह दी थी कि युद्ध रोकिए, नहीं तो आपकी जो अर्थव्यवस्था होगी वो चरमरा जाएगा। और उस वक्त जो हमारे भारतीय किसान सब मतलब 75% जो है कृषि पर नहीं निर्भर थे और देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर था। इसलिए किसानों को प्रोत्साहित देने के लिए जो है लाल बहादुर शास्त्री जो हैं जय जवान जय किसान की नारा जो है 1965 में दिए थे। इतना सही याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बोल रहे हैं कि किस राज्य का निर्माण जो है भाषा के आधार पर, हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं वो होगा सीधा आपका ग, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश। तो कब आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, ये भी हम लोग को याद रखना है। तो 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर
1956 को जो है भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को अलग, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तेलुगु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तेलुगु। और भाषा के आधार पर कहिए कि जो है आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था, जिसके राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाया गया था, वो आंध्र प्रदेश को लेकर के ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर में आइए आप लोग 28 में बोल रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है 7 सिस्टर्स के अंतर्गत। तो आपको पता है ना कि जम्मू कश्मीर एकदम उत्तर भारत में है, तो ये जो है पूर्वोत्तर भारत का राज्य नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बाकी नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जो है 7 सिस्टर का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर हम लोग आएँ तो बोल रहा है किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था। ऑप्शन है आपके बीच अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह या राजीव गांधी। तो आप सभी के बीच जो आंसर होगा वो होगा नरसिम्हा राव। कौन होगा, नरसिम्हा राव, ये आपका आंसर हो जाएगा ख। फिर आते हैं हम लोग अंतिम में, यहाँ पर है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय जो है भूमिका निभा रहा है, तो उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या मिजोरम। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा, जम्मू कश्मीर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और ये जो है जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। तो आप सभी का 12th का जो ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया बच्चों, आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।